हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिए, हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ लिए, जिसमें एक सवाल का उम्मीद था जो सिर्फ एक बच्चा हमसे पूछा कि भैया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो कंपलसरी होता है और नॉमिनल पार्टनर में आप बताएं कि उसको प्रॉफिट देने का भी जरूरत नहीं है, ऐसा कैसे? तो वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है, कि उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए, वो अपना नाम भाड़ा पे दे रहा है, उसको भाड़ा मिलता है अपना नाम देने का। प्रॉफिट से क्या मतलब तुम अगर अपना नाम दे रहा है तो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट हो ना हो हमको तुमको पैसा देना ही पड़ेगा, गुडविल का पैसा, रॉयल्टी टाइप का। तो उसको फिर क्या जरूरत प्रॉफिट का? प्रॉफिट के लिए थोड़ी आया, वो तो अपना ब्रांच बढ़ाने के लिए आया खाली। ठीक है, अब हम लोग सीधे जंप करेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 1 कंप्लीट है, यूनिट 3 सल्टा देते हैं। यूनिट 2 जो है थोड़ा भारी है, भारी इन सेंस बड़ा है, दैट्स इट। तो यूनिट 3 में आओ, पेज नंबर 3.4। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। सेक्शन 58 में बताया गया है कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन अगर अपने फर्म का कराना है, फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ओरली या रिटन? भैया ओरली मतलब क्या, हम अब उसको बोलेंगे हमको रजिस्टर करो वो कर देगा? नहीं, वो तो लिखित में मांगेगा सब कुछ। तो रजिस्ट्रेशन अगर करवाना कंपलसरी है कि ऑप्शनल? ऑप्शनल। रजिस्टर होना है हो जाओ, बेहतर है, रिटर्न में काम हो रहा है। नहीं होना है मटिया दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ फायदा है जो तुमको नहीं मिलेगा अगर तुम रजिस्टर नहीं है तो। ठीक है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है। अगर तुमको रजिस्टर होना है तो साथ में हाईलाइट करते जाना या फिर अंडरलाइन करते जाना, पोस्ट से या फिर डिलीवरी से, पोस्ट से या फिर डिलीवरी से उस एरिया के रजिस्ट्रार को जहां पे बिजनेस करना है हम एप्लीकेशन देंगे। सेक्शन 58 का 1 में बताया कि अगर तुमको मानो धनबाद में बिजनेस करना है तो पता करो धनबाद का रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पे, वहां पे जाओ, एक एप्लीकेशन दो कि भाई हमको पार्टनरशिप करना है, वो भी लिखित में रजिस्टर होके। कहाँ पे? जहाँ पे बिजनेस करना है वहां जाना होगा। मेरे को धनबाद में बिजनेस करना है, पटना जाके करवाएंगे, होगा नहीं? ठीक है, तो भैया उसको जो एप्लीकेशन देंगे उसमें क्या क्या होगा? पहले तो फर्म का नाम, दूसरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। बहुत बार होता है पार्टनरशिप काम कर जाता है, काम कर जाता है मतलब एक नहीं, वो 10 जगह है, 10 अलग अलग जगह पे, धनबाद में, कलकत्ता में, पटना में, मुंबई में, जयपुर में, दिल्ली में, सब जगह। तो मानो हम नया ऑफिस खोलना चाहते हैं नासिक में, ठीक है, तो वहां का आरओसी को हम मतलब रजिस्ट्रार को हम देंगे एप्लीकेशन कि भैया हमको खोलना है, मेरा बिजनेस का नाम ये है एबीसी। वो पूछेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? पार्टनरशिप फर्म का भी हेडक्वार्टर हम बोलेंगे धनबाद में, बोलेगा ठीक है। हम एक बात जानना चाहते हैं, अक्सर जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो छोटे शहर में क्यों नहीं होता? धनबाद मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे 10 लाख के ऊपर का पॉपुलेशन है, क्योंकि वो शहर छोटा है। छोटा शहर में तो अपना हेडक्वार्टर आज तक कोई नहीं रखा, और तुम रखेगा कैसा लगेगा? वो ज्यादा लीगली काम कहाँ पे होगा, छोटा शहर या बड़ा शहर? ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम, हजार टाइप का प्रॉब्लम है। अभी हम धनबाद में रखेंगे, यहाँ पे हमको कोई अपना कंप्लेन मेल करेगा, पोस्ट से मेल करेगा, कब कितना साल में आएगा कोई जान रहा है? लेकिन यही अगर दिल्ली उल्ली में मेल होगा तो वहाँ का पोस्ट वाला जो काम है वो जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि वहाँ सारा इमरजेंसी काम होता है। धनबाद का कोड ज्यादा बेटर होगा या दिल्ली का कोड ज्यादा बेटर होगा? फास्ट प्रोसेसिंग कहाँ पे होगा? इसीलिए जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो ज्यादातर बड़े शहर में ही होते हैं। तो हमसे पूछेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हम बता देंगे। तीसरा, नेम ऑफ एनी अदर प्लेस
वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, एप्लीकेशन में बताएंगे कि भैया मेरा 10 जगह ब्रांच है, ये जगह पे यहाँ पे एड्रेस के साथ। पहला फर्म का नाम, दूसरा हेडक्वार्टर यानी कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हेडक्वार्टर नहीं लिखेंगे, हेडक्वार्टर कंपनी का होता है, हम लोग का क्या होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे है। तीसरा कोई और जगह अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो। चौथा हर पार्टनर कब ज्वाइन किया वो डेट, एडमिशन अलग अलग पार्टनर का अलग अलग डेट पे हुआ, बता दो। पांचवा पूरा नाम परमानेंट एड्रेस पार्टनर का, और छठा ड्यूरेशन है तो बता दो। एप्लीकेशन में क्या क्या डिटेल तुम हमको क्यों पढ़ा रहे भैया, तुम्हारे पास क्लाइंट आएगा बोलेगा हमको रजिस्टर करना है, तो तुम क्या करेगा, बैठ के देखेगा उसका मुंह, तुमको अभी हम सिखा दिए क्या करना। तुमको उससे ये 6 डिटेल मांगना, भैया अपना नाम दीजिए, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है वो दीजिए, और कहीं अगर ब्रांच वगैरह है तो बताइए, किस दिन हर पार्टनर ज्वाइन किया ये बता दीजिए, हर पार्टनर का कंप्लीट अच्छा से नाम जो आधार कार्ड में परमानेंट एड्रेस के साथ आधार कार्ड का कॉपी दे दीजिए हमको, और कुछ ड्यूरेशन है तो बता दीजिए। ये सारा देते ही एक एप्लीकेशन लिख कर दीजिए कि आपको यहाँ पे फलाना जगह में एक बिजनेस खोलना है, आपके ये पार्टनर है, एप्लीकेशन लिखिए, और वो एप्लीकेशन को हर पार्टनर से साइन करवाइए। अगर वो पार्टनर नहीं कर पाते तो एजेंट से करवाइए, जिसको वो पार्टनर अपॉइंट करेंगे। अरे संजीव कपूर से साइन करवाना है, क्या करे अब है क्या संजीव कपूर यहाँ पे, उसको कोई एजेंट होगा जो सारा काम मैनेज करेगा, तो उससे करवा लेंगे। ठीक है, पहला स्टेप एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन में 6 डिटेल, फर्म का नाम, पार्टनर का नाम और एड्रेस, कब ज्वाइन किया पार्टनर वो, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और कोई ब्रांच है तो वो, और लास्ट में अगर कोई ड्यूरेशन है तो बता दो। सारा पार्टनर का साइन होना जरूरी है, अगर पार्टनर साइन नहीं कर रहा है तो एजेंट करेगा। Each person signing the statement shall also verify it in the manner prescribed. बिना देखे कभी भी साइन करना चाहिए। तो अगर तुम साइन कर रहे हो एज अ पार्टनर तो तुम चेक करोगे कि तुम्हारा जो डिटेल है वो सही है कि नहीं है। तुम्हारे डिटेल में गलती है तो तुम्हारा काम है उसको सही करवाना। कल को तुम उस पेपर में साइन कर दिया और तुम्हारा नाम का स्पेलिंग गलती था तो तुम फंस गया। तुमको आइडिया है कि नहीं, नाम का स्पेलिंग गलत होने से कितना जगह रोक देता है, स्पेशली सरकारी काम में। सरकारी काम वाला के पास जाओ, कोई भी सरकारी बैंक, उन लोग गजब कोढ़िया होता है। उन लोग का क्या सिस्टम होता है, मानो मेरा नाम विनय हरिद्वाल है और पेपर में विनय कुमार हरिद्वाल लिखा हुआ है, फोटो मेरा लगा हुआ है, सब कुछ मेरा है। वो बोलता है नहीं ये विनय कुमार हरिद्वाल है, उनको भेजिए। हम बोले हम ही है, नहीं हम नहीं मानेंगे, नाम बदलिए। तो इस लेवल पे वो लोग काम करता है, एक डॉट भी आगे पीछे हम नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ये गलती कर दे कि किसी क्लाइंट से गलत इंफॉर्मेशन ले, तो तुम भी फंसेगा और जो साइन किया है बिना चेक किए वो भी फंसेगा। अ फर्म नेम शैल नॉट कंटेन, स्टार मार्क कर दो। कुछ कुछ चीज है जो फर्म नेम कंटेन नहीं कर सकता है। अरे वो हर चीज ना जो किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करे वो फर्म का नाम में नहीं होना चाहिए। उससे लगे कि हम किसी फ्रीडम फाइटर से जुड़े हुए हैं वो नहीं होना चाहिए। किसी राजा महाराजा से जुड़े हुए हैं वो नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं, जैसे तुम्हारा क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ये सब जो है पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता है। क्योंकि ये पोस्ट जब इंग्लिश लॉ था, जब ब्रिटिशर्स राज करते थे तो ये सारा पोस्ट मिलता था बड़ा बड़ा, उनके अंडर में जो लोग था उन लोग को। क्राउन हो गया तुम्हारा ताज, तो ताज तो सीधे राजा पहनता था। तो ये सब नाम आप यूज नहीं कर सकते आज के टाइम पे, नहीं कहीं मत यूज करो। रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, और कब है। जैसे कि आज के टाइम पे तुम है ना शॉर्ट फॉर्म में अपना नाम कंपनी का नहीं रख सकता, लेकिन आईटीसी का है, इंडियन टोबैको कंपनी, बहुत सारे कंपनी है। लेकिन अब नया नाम लेकर जाओ, शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं, अवॉइड करेगा वो लोग। आज का कंपनी है, कब से देख रहा है तुम उसको? हम्म हम्म सोचो कितना पुराना कंपनी है। ठीक है,
तो अब उस टाइम हो गया, उसका अमेंडमेंट नहीं लाने का जरूरत है, लेकिन अब अवॉइड, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज देखो, रॉयल जो है ना, इट वॉज बेसिकली फॉर इंग्लिश लॉ। हम लोग को रॉयल से कोई मतलब है? अरे तुम अपना नाम रख लो ना रॉयल शर्मा, किसी को कोई मतलब नहीं पड़ता है। लेकिन तुम अपना नाम रख लो गांधी शर्मा, अलग अलग बात उठेगा। कोई हिंदू अगर अपना नाम रख ले आबिद शर्मा, अलग अलग बात उठेगा। समझ में आ रहा है? ये परसेप्शन का बात होता है। लॉ का बेसिकली परसेप्शन का बात है। लॉ में ये सब बात बोला, लेकिन अब ये सब बात वैलिड ही नहीं है। अब क्या होगा, तुम अपना नाम में के साथ फ्रीडम फाइटर का भगत सिंह का नाम जोड़ के मत खोलो, तुम महात्मा गांधी जी का नाम लगा के मत खोलो, किसी भी फ्रीडम फाइटर का नाम मत लगाओ, या फिर गवर्नमेंट ऐसा मत दिखाना कि तुम गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। ये सब नाम रिलेटेड तुमको नहीं खोलना है। तुम जब अपना नाम एप्लीकेशन में लिख के देगा, तब रजिस्ट्रार हाँ बोलेगा, उसके बाद ही तुम यूज कर सकते हैं, नहीं तो तुम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अभी भैया हमको तो समझ में आ गया, सेक्शन 58 में बताया है एप्लीकेशन देना है। एप्लीकेशन में 6 बात लिखने के लिए, 6 बात को सारे पार्टनर साइन करेंगे। अगर पार्टनर साइन नहीं कर पा रहे तो एजेंट साइन करेंगे। कुछ नाम है जो हम लोग नहीं लिख सकते, एम्पायर, एम्परर, क्राउन, इंपीरियल किंग, कोई भी ऐसा नाम जिससे लगे कि हम गवर्नमेंट से जुड़े में, चाहे स्टेट चाहे सेंट्रल, लिखने के लिए रोक दिया है सेक्शन 58 सबसेक्शन 3 में। 3 में रोका है ना? अरे ये सबसेक्शन से है। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 58 का 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, सब सबसेक्शन है प्रॉपर। इसके बाद एनालिसिस जो ये सेम बात बताता है इजी भाषा में, वो प्रॉपर लॉ है, बेयर एक्ट से निकाल के एक्सट्रैक्ट करके रखा है। सैंक्शन कहां से पढ़ी साक्षी, समझा? भैया क्रॉन और ये सब जो दिया ना उसी के लाइन में नीचे सेकंड पॉइंट। द सैंक्शन मतलब, सैंक्शन बेसिकली होता है पास करना। जब तुम लोन लेने जाता है ना, तुमको बोलता है सैंक्शन लेटर, कितना का लोन सैंक्शन हुआ मतलब पास हुआ। तो ये सब पास नहीं करता है। ठीक, कोई भी ऐसा चीज जिससे ऐसा लगे कि तुमको सरकार मंजूरी दिया है, जबकि पार्टनरशिप हमको सरकार मंजूरी देता है, क्या रजिस्ट्रार देता है, तो तुम वो सब यूज नहीं कर सकते। पैट्रोनेज मतलब? एक सेकंड, 1 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तुम लोगों को तो 58 ना कोट करना है। कोई ऐसा बच्चा जो 58 का 3 लिख कर आने वाला एग्जाम में, इतना लेवल पे याद कर रहा है, तैयारी कर रहा है, बता दो। नहीं, रजिस्ट्रेशन का कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 58 में। बस इतना याद होना है भैया। ये तो एप्लीकेशन का बात हुआ। अच्छा, हमसे पूछा गया था पैट्रोनेज का मतलब, अप्रूवल और पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का मंजूरी कि हाँ मेरे अंडर से पार हो रहा है। बात करते हैं सेक्शन 59 के बारे में, रजिस्ट्रेशन। जैसे ही जो रजिस्ट्रार है, वो बंदा जिसको देकर आए एप्लीकेशन, वो सेटिस्फाई होता है कि इसका जो नाम है ठीक है, इसका जो डिटेल है ठीक है, सब कुछ इसका वैलिड है, वो क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा अपने रजिस्टर में, जिस मतलब एक रजिस्टर होता है, खाता होता है, जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ फर्म्स। क्या बोलते हैं उस खाता को? जैसे उसमें हम लोग का नाम चढ़ जाता है, हम लोग रजिस्टर हो जाते हैं। रजिस्ट्रार ऑन बीइंग सेटिस्फाइड आफ्टर the application is given under section 58 records a new entry in his register of firms affecting in registration of any partnership firm under section 59। समझ आया? पहले 58 में एप्लीकेशन दिए, क्या क्या देना है 58 बता दिया। एप्लीकेशन देने के बाद रजिस्ट्रार चेक किया, चेक करने के बाद वो संतुष्ट होगा तो रजिस्टर ऑफ फर्म्स में तुम्हारा नाम दाखिल करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। जैसे ही तुम्हारा नाम दाखिल हुआ, यू आर नाउ अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59। क्लियर है?
ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी देता है तुमको। तुम लोग जब सीए में रजिस्टर किया तो तुम लोग को बुक्स आया ना। अभी तुम लोग जब फाउंडेशन निकालेगा तो तुम लोग को रिजल्ट आएगा ना। जब तुम लोग सीए निकालेगा तुम लोग को सीए का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको लेकर तुम लोग ऐसे फोटो खिंचाएगा हंसते हुए। सीएमए में भी होता है, ठीक है। प्रॉपर जैसा मूवी वूवी में नहीं दिखाता है कि काला रंग का पूरा ऐसे झोला जैसे पहन के गए हैं, टोपी उड़ा रहे हवा में, वैसे ही होता है। कलकत्ता में होता है सीए सीएमए दोनों का। तो वो तुम लोग करेगा ना, तुम लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा ना। तो फर्म को क्यों नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट? तुम लोग को रोल नंबर मिलता है ना, तो फर्म को क्यों नहीं मिलेगा रोल नंबर? सबको मिलता है, ठीक है। Registration is deemed to be completed as soon as an application is in the prescribed form with the prescribed fee. जिस अकॉर्डिंग से बताया गया था देने के लिए, मानो बोला था क्राउन एम्परर वगैरह यूज नहीं करने के लिए, और तुम बिना यूज किए अच्छा से एकदम फॉर्मेट के तरीके से फाइल किया एप्लीकेशन, तुमसे फी मांगा था, तुम अच्छा से इज्जत से फी पे किया, जो डिटेल मांगा था इज्जत से दिया, तुम अपना बिजनेस चालू कर दो। वेट मत करो कि रजिस्ट्रार हाँ बोलेगा तब करेंगे, तुम चालू कर दो। कोई दिक्कत होगा तो वो बता देगा, जो रजिस्ट्रार है कि भैया ये दिक्कत है ठीक कर लो। दिक्कत नहीं होगा तो हाँ कर देगा, ना थोड़ी करता है उन लोग, ना करने की जरूरत ही नहीं है। पार्टनरशिप फर्म है ना, कितना का घपला कर लेगा तुम लोग? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उससे ज्यादा का घपला थोड़ी कर पाएगा एक पार्टनरशिप फर्म। लेकिन जो कंपनी होता है उसमें ऐसे नहीं करता है। उसमें जब रजिस्ट्रार बोलेगा कि हाँ तुम खोल सकता है तभी तुम खोलेगा। पार्टनरशिप फर्म में जैसे ही तुम फीस दिया, जैसे ही तुम एप्लीकेशन दिया, माना जाता है कि तुम रजिस्टर हो गया है, तुम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड करना तो बस एक जिम्मेदारी है रजिस्ट्रार का, इतना भारी चीज नहीं होता है। क्या पार्टनरशिप फर्म में जब मेरा नाम रजिस्ट्रेशन वाला रिकॉर्ड में आएगा, रजिस्टर में आएगा फर्म्स का, तभी हम काम चालू करेंगे? नहीं, पहले भी कर सकते हैं। आप जैसे ही प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन देते हो, इट इज डीम्ड कि आप रजिस्टर हो गए हो। वो तो खाली एक रूटीन ड्यूटी है, ठीक है। Registration may also be effected even after a suit has been filed by the firm, but in that case it is necessary to withdraw the suit first and get the firm registered and then file a fresh suit. Star mark करो। मेरे बात को ध्यान से सुनना। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एक लाइन है बीच में छुपा के डाल दिया है और बच्चा लोग कंफ्यूज होता है। क्वेश्चन आता है कि अगर एक फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या वो किसी और पे केस कर सकता है? भैया वो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब उसका नाम ही नहीं है कहीं पे, तो हम कैसे केस करेंगे उसका नाम से? नहीं कर सकते, ठीक है। तो मानो हम तुम लोग पे केस किया, हम एक फर्म है, तुम लोग मेरे साथ दगाबाजी किया, हम तुम लोग के ऊपर केस किया, लेकिन हम रजिस्टर्ड नहीं थे, तो वो केस को हम उठाएंगे, अपने आप को रजिस्टर कराएंगे और एक नया केस फाइल करेंगे अपना नाम से। पुराना जो केस फाइल हुआ मेरा नाम से हुआ होगा क्या? मेरा पार्टनर का नाम से हुआ होगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म का नाम से नहीं हुआ है, फर्म के अंडर में जो था उसका नाम से हुआ है। फर्म का नाम से केस करने के लिए फर्म को रजिस्टर होना जरूरी है। तो पहले पुराना वाला केस उठाओ, अपने आप को रजिस्टर कराओ और फिर केस करो। समझ आया ये प्रोसेस? फिर से रिपीट कर दें। जो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है उसको एक डिसएडवांटेज है कि वो अपना नाम से केस नहीं कर सकता। अभी अगर फिर भी उसको केस करना है, पहले से कोई केस चल रहा है जो कि पार्टनर के नाम से चल रहा था, तो वो क्या करेगा? पुराना वाला केस को बंद करेगा, अपने आप को रजिस्टर कराएगा और फिर नया केस फाइल कर देगा। ये अलाउ कर दिया है, देख लो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन को सबको रीड करो, कस के रीड करो। रजिस्ट्रेशन में इट इज नेसेसरी टू, वेरी गुड, समझ आ गया वो बात, ठीक है भैया। 58 में क्या था बताओ शिवम? एप्लीकेशन। 59 में
ये तो क्लियर हो गया भैया। अगर रजिस्टर नहीं होंगे तो आप अभी तक एक ही बात बताई कि हम केस नहीं कर सकते फर्म के नाम से। और भी बात है, सेक्शन 69 में बोला गया है। ये सब सेक्शन जरूरी है, 58, 59, 69। बताया जाएगा, रुको, वही पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग। अक्सर क्या होता है ना, जब पढ़ते हैं ना तो काफी सारा डाउट आता है मन में, तुरंत उस डाउट का जवाब लेने नहीं दौड़ना है, टाइम देना है, ठीक है, आगे वो चीज क्लियर हो जाता है। जैसे अभी भैया मेरा अगर हम रजिस्टर नहीं है फर्म के नाम से तो हम केस नहीं कर सकते, ये तो हम लोग को समझ में आया। क्या मेरे पे केस हो सकता है? ये बात सेक्शन 69 में बताया गया है। सेक्शन 69 क्या बताता है कि अगर आप रजिस्टर नहीं है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलना पड़ेगा। एक बात याद से सुनना, जो इंग्लिश लॉ है अंग्रेजों वाला, उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर आप रजिस्टर नहीं है और आप काम कर रहे हो तो आपको पेनल्टी भी देना पड़ता है। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है और कोई पेनल्टी नहीं है नॉन रजिस्ट्रेशन पे। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? इंग्लिश लॉ। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है? इंडियन लॉ। कहाँ पे आप रजिस्टर नहीं है तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा? इंग्लिश लॉ। कहाँ पे पेनल्टी का कोई मतलब नहीं है? इंडियन लॉ। सेक्शन 69 में लेकिन बोला कि अगर आप रजिस्टर हुए तो फायदा है, नहीं तो कुछ नुकसान होगा। कुछ नुकसान है नॉन रजिस्ट्रेशन का। कंपलसरी तो नहीं है लेकिन आपको सारा फायदा भी नहीं देंगे। क्यों? सोचो, एक तो लिखित में नहीं होगा, फिर ओरली होता रहेगा सारा काम। दूसरा काम, एक छोटा सा जो फीस आता है इन लोग को मिलेगा, वो फीस आते हुए पैसे को ना बोलता कोई। ये लोग तो डिपार्टमेंट बना के बैठे हैं ना रजिस्ट्रार को, तो उसका तो फिर नौकरी गया। इसीलिए कुछ डिसेबिलिटीज रख दिया उनके लिए। पहला, नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी। The firm or any other person on its behalf cannot bring an action against the third party for breach of contract entered into by the firm unless the firm is registered and the person suing are or have been shown in the register of firms as partners in the firm. In other words, a registered firm can only file a suit. A registered firm can only file a suit against a third party and the person suing have been in the register of firm as partner in the firm. जो फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, मानो हम एक फर्म खोले जो रजिस्टर्ड नहीं है, तुम लोग उसके साथ कोई डील किया और कल को तुम लोग अपना वादा से मुकर गया, तो क्या फर्म का नाम से हम केस कर सकते हैं? पार्टनर के हैसियत से हम केस कर सकते हैं? नहीं। अगर फर्म के नाम से या पार्टनर के हैसियत से हमको केस करना है तो मेरा नाम रजिस्टर ऑफ फर्म्स में होना जरूरी है। रजिस्टर ऑफ फर्म्स में मेरा फर्म का नाम होगा और उसमें मेरा एज अ पार्टनर का नाम होना जरूरी है, हम तभी केस कर सकते हैं। मतलब कि भैया अगर हमको घपलाबाजी करना है तो हम पकड़ते हैं किसी ऐसा फर्म को जो रजिस्टर ना हो, उसके साथ धोखा कर देते हैं, मेरे पे तो वो केस नहीं कर सकता है। वो तुम पे केस नहीं कर पाएगा एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत तो कर ही सकता है कि नहीं? तो बच के नहीं भागने दे रहा है तुमको। तुम्हारा फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता अगर तुम रजिस्टर नहीं है तो। फर्म का नाम इस्तेमाल करेंगे तो अलग पेनल्टी मिलेगा, अलग मुआवजा मिलेगा, अलग डैमेज मिलेगा। सेल ऑफ गुड्स और उसके हिसाब से अलग डैमेज मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अगर फर्म का नाम यूज करेंगे तो उससे जो डैमेज मिलेगा वो सारा पार्टनर में बटेगा, लेकिन जब फर्म का नाम यूज नहीं करेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बेसिस पे केस करेंगे, तो क्या वो डैमेज सब में बांटना होगा? खाली उस बंदा को मिलेगा जो केस लड़ रहा है। समझ आ रहा है? नुकसान तो है ना। तो सिविल कोर्ट में फर्म के द्वारा या फिर को पार्टनर्स के द्वारा
थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं हो सकता। दूसरा, नो रिलीफ टू पार्टनर्स फॉर सेट ऑफ क्लेम। If an action is brought against the firm by a third party, then neither the firm nor the partner can claim any set off. If the suit be valued for more than ₹100 or pursue other proceeding to enforce the right arising from any contract. अगर तुम्हारा फर्म के खिलाफ कोई केस किया, अगर तुम रजिस्टर नहीं है, तुम केस नहीं कर सकता, तुम्हारे खिलाफ तो केस हो सकता है, उसके लिए तो मना नहीं ना कर रहा है यहाँ पे, तुम्हारा फर्म के नाम पे केस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मानो तुम रजिस्टर नहीं है, तुम पे कोई केस किया, तुम किसी से सामान उधार लेकर रखा था, तुम पे केस हुआ, तुम बोला एक काम करो, क्या कोर्ट कचहरी करना है, एडवोकेट को पैसा देंगे, पेट्रोल का खर्चा, डेली आना जाना, टाइम निकालना, ले दे के सल्टाते हैं, जो उधार है थोड़ा इंटरेस्ट और लेकर ले लो। ये हम तब कर पाते अगर हम रजिस्टर होते थे। अगर हम नॉन रजिस्टर है ना, तो हम ऐसे सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर 100 रुपया तक का उधार है तो कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। ठीक है, 100 रुपया तक का उधार है, तुम सेटलमेंट कर लो, चलता है। 100 रुपया से ज्यादा का उधार है, कोर्ट जो बोलेगा वही करना है, सेटलमेंट इज नॉट अलाउड। क्लियर हुआ? पहला, आप केस नहीं कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी पे। दूसरा, कोई थर्ड पार्टी आप पे केस कर रहा है, आप सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं। 100 रुपया तक कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। तीसरा, aggrieved partner cannot bring legal action against other partner or the firm. A partner of an unregistered firm or any other person on his behalf is precluded, मतलब कि निकाला जाता बाहर, from bringing legal action against the firm or any person alleged to be or to have been a partner in the firm. But such a person may sue for dissolution of the firm or for accounts and realization of his share in the firm's property where the firm is dissolved. मानो हम लोग 4 पार्टनर हैं, एक पार्टनर के साथ कुछ धोखा हुआ, फर्म रजिस्टर्ड नहीं था, क्या वो बाकी पार्टनर पे केस कर सकता है? सोच के बोलो। जब तुम बोल रहे हैं नहीं, मतलब वो घपला करके भाग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या केस करेगा वो? क्या चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके बीच में? हाँ, फ्रॉड कैसे किया? कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ना उसमें फ्रॉड होगा। क्या चीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? पार्टनर कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। पार्टनरशिप के पार्टनर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा ना, दिखाओ। अगर कंसीडरेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहां कुछ कंसीडरेशन है क्या पार्टनर्स के बीच में? ये बोल के वो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? दिमाग लगाओ। अगर उसके साथ घपला हुआ है तो वो सीधे ब्लेम नहीं कर सकता है कि मेरे साथ घपला हुआ है कोर्ट में। वो बोलेगा अकाउंट्स दिखाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट में घपला दिख जाएगा, दिखाओ। फर्म को डिसॉल्व करो, नहीं करना तुम लोग के साथ काम, ये बोल सकता है वो कोर्ट में। ठीक है, फर्म का प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है, दे दो, ये बोल सकता है वो कोर्ट में। लेकिन ये बोलना कि मेरे साथ घपला हुआ है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो किस बेसिस पे उसको फंसा रहे हैं? मतलब कि आपका नुकसान नहीं होगा, अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो आपका नुकसान नहीं होगा, फर्म का प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा, फर्म का डिसोल्यूशन भी करवा देंगे, लेकिन जो बंदा फ्रॉड किया है वो बच जाएगा। समझ आ रहा है? और अगर यही रजिस्टर होता तो फ्रॉड का केस करते, वो लोग तहकीकात करता कि फ्रॉड कहां हुआ है, क्योंकि मेरे पास लिखित में है ना भाई कि ये अगर ये हुआ तो फ्रॉड है, और फ्रॉड में ऐसे एक्सपेल्शन होना है, प्रोविजन फॉर एक्सपेल्शन इन केस ऑफ फ्रॉड और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। बट अगर वो लिखा हुआ ही नहीं है तो हम कैसे करें? समझ आया? चौथा, थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म। हम केस नहीं कर सकते, मेरे पे तो केस हो सकता है। पहला, हम केस कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन हम पे केस किया जा सकता है। दूसरा, क्या हम सेट ऑफ कर सकते हैं सेटलमेंट वगैरह बाहर आके? नहीं, लेकिन 100 रुपया के अंदर किया जा सकता है। तीसरा, अग्रीव्ड पार्टनर
केस नहीं कर सकता है बाकी पार्टनर्स पे, लेकिन वो 3 चीज कर सकता है। पहला, मांग कर सकता है डिसॉल्व करो फर्म को, नहीं करना है तुम लोग के साथ काम। दूसरा, बोल सकता है अकाउंट्स दिखाओ। तीसरा, उसका जो भी हिस्सा है फर्म के प्रॉपर्टी में वो मांग सकता है। ठीक है, तुम लोग को 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इस पूरे सेक्शन को अच्छे से रीड करो। अक्सर बच्चों को ये सेक्शन में एग्जाम से पहले फिर मेरे सामने लेके खड़ा होता है, कुछ भी दिक्कत है हाथों हाथ पूछ लो। ठीक है, ऑनलाइन वाला बच्चा, बढ़ते हैं आगे। अगर फर्म रजिस्टर नहीं हुआ है, उसको 4 जो कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि वो रजिस्टर हो, वो रजिस्टर ना हो, ये हक उससे कोई नहीं छीन सकता है। इसको बोल दिया एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन मतलब कि आप रजिस्टर हो, आप रजिस्टर ना हो, ये हक आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, वापस आ। देख रहा था तू हमको, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, तू सोच कुछ और रहा है। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं, मानो 2 घंटा का क्लास है, 2 में से आधा घंटा 45 मिनट्स हम लोग का अटेंशन स्पैन ग्रास्प करता है, और हम लोग फिर इधर उधर जाने लगते हैं। ऐसे पढ़ तो यहाँ पे रहे, थोड़ा देर में आ जाएंगे बाहर, मोमोज खाएंगे, फिर गुपचुप खाएंगे, फिर निकलेंगे। ऐसे तुम लोग का प्लानिंग चल रहा है ना कुछ? देखो, वो चीज होगा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, हम लोग को ना उस तरीके से डिजाइन किया गया है। कैसे डिजाइन किया गया पता है तुम लोग को? हम लोग ऐसे नहीं थे, हम लोग के पापा मम्मी का स्पैन जो है ना टेंशन का, हम लोग से बेटर है। हम लोग के दादा दादी का और बेटर है। हम लोग का सबसे वाहियात, और हम लोग के बाद वाला जनरेशन को तो छोड़ दो, उसको तुम एक खिलौना देगा, वो 2 सेकंड खेलेगा, उसको फेंकेगा और तीसरा खिलौना मांगेगा। इसका रीजन तुम लोग को पता है? हम लोग जो फोन चलाते हैं ना, उसमें मल्टीटास्किंग होता है। ऐसे रिसेंट खोले फेसबुक से, तुरंत इंस्टाग्राम पे स्विच कर गए, तुरंत व्हाट्सएप पे स्विच कर गए। बट ह्यूमन बीइंग इज नॉट मेंट फॉर मल्टीटास्किंग, वो कर ही नहीं सकता एक साथ 2 काम। ठीक है, तो तुम लोग का मल्टीटास्किंग के दिमाग घूमेगा, क्या करना है प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए। जब हम पढ़ा रहे हैं, साथ साथ मेरे बोलने लगो, मेरे साथ रीड करने लगो, उससे तुम लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहेगा। हम बोल रहे, जैसे तुमको लगा कि हम भटक गए, तो खुद को गाली नहीं बकना है, साला पढ़ता नहीं ना। तुम लोग खुद को ऐसे ट्रीट थोड़ी करेगा, तुम लोग बोलेगा कोई नहीं, चल अभी ध्यान देते हैं, जितना गया गया, बाद में डाउट पूछ लेंगे भैया से, अभी ध्यान देते हैं। ठीक है, सब चीज को इसीलिए हम सबको बोलते हैं बोल बोल के पढ़ो, ऑनलाइन वाला को भी बोलते हैं बोल के पढ़ो। तुम्हारा माँ बाप को समझ में आना चाहिए कि मोबाइल में हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे पढ़ो। ठीक है, तो अब किसका बात हो रहा है? एक्सेप्शन का। अगर आपका फर्म रजिस्टर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म रजिस्टर है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हक तो आपका है ही है। क्या? राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू सू द फर्म और एनी पार्टनर। तीसरा बंदा, तो बाहर का बंदा तो आप पे केस कर सकता है। आप कब केस कर सकते हैं? जब आप रजिस्टर है। आप अगर रजिस्टर नहीं है, बाहर का बंदा रुकेगा, उसको मिला है राइट केस करने का, वो तो केस करेगा। राइट ऑफ पार्टनर्स टू सू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, हम लोग पढ़े ना ऊपर कि फर्म को बंद करना है, अकाउंट को सेटल करना है, अपना हिस्सा मांगना है, तो वो सबका राइट आपके पास है, वो नहीं छीने हम लोग आपसे। पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी, रिसीवर ऑफ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग एन एक्शन। मानो 3 पार्टनर है, ए बी सी, सी इंसॉल्वेंट हो गया, अभी जो बचा हुआ पार्टनर है वो एक रिसीवर को अपॉइंट करेगा, ऑफिशियल असाइनी, जो उसका जो सारा बेचता है ना एसेट। अब जो इंसॉल्वेंट हुआ उसका क्या मतलब? उसका गरीब हो गया? नहीं, इंसॉल्वेंट मतलब इसका क्रेडिट जो है, उधार जो है बहुत ज्यादा हो गया, तो इसको रोको, अब इसका बैंक अकाउंट को फ्रीज करो, इसका एसेट को जब्त करो। अब इसका एसेट का होगा नीलामी। जब उसका एसेट का नीलामी हो रहा होगा, तब ये पार्टनर जो है, रिसीवर ऑफ कोर्ट जो है, जो नीलामी करेगा, वो बोलेगा भाई ये बंदा यहाँ पे पार्टनर था, ये फर्म के नाम पे भी लोन लेके रखा है, इसको पे करवाना है। वहां पे नहीं रोक रहा है कोर्ट हम लोग को, इंडियन लॉ रोक रहा है क्या? बोल रहा है अगर आपका कोई दोस्त, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है, उसका प्रॉपर्टी बिकेगा, उसमें से आपका जो उधार है, आपका जो हिस्सा है, वो आपको दे देंगे, आपको नहीं रोक रहे उससे। ठीक है, लास्ट
to right to sue or claim a set off of the value of suit does not exceed ₹100 in value। वही तुम केस कर सकता है 100 रुपया तक, सेटलमेंट कर सकता है 100 रुपया तक ना, उसके ऊपर कर सकता है क्या? नहीं। आखिरी पॉइंट क्या है? चलो पास करता हूँ। एक नया पॉइंट है, लिखो पॉइंट नंबर 5, वहीं पे लिखो, कहीं पे हटा के देखो, नीचे में जगह लिख दो। पॉइंट नंबर 5 लिखो, द राइट टू सूट एंड proceedings instituted by legal representative or heirs, heirs, heirs of the deceased partner of a firm for accounts of firm or to realize property of firm। दे दो शाला उसको। यहां पे बोल रहा है कि मानो कोई बंदा ABC पार्टनर था, C इस दुनिया में नहीं है, ये दुनिया को वो छोड़ के टाटा बाय बाय कर दिया, अब वो तारों के शहर में। तो उसका जो तारा था आँख का, उसका लीगल एयर, उसका बच्चा या बच्ची, उसको कोई हक है अपने पिता के प्रॉफिट में, अपने पिता के प्रॉपर्टी में? बोला बिल्कुल है। बोला अगर वो रजिस्टर नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक आदमी जहां पे काम कर रहा था वो जगह छोड़ के चल गया, वो पार्टनर था, अगर उसका हिस्सा बटेगा नहीं तो बचा हुआ पार्टनर मस्ती करेगा, उसका ऐश करेगा, और उन लोगों के साथ गलत हो जाएगा, वो विडो और वो बच्चे के साथ। तो इसीलिए बोला कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है सर, यहाँ पे आप अपना हक मांग सकते हैं, कोर्ट आपको आपका हक दिलाएगा। ठीक है, देखो ये हिस्सा से भी क्वेश्चन आता है और ये हिस्सा कंफ्यूजिंग है। 4 कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े हैं, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो ये चीज आप नहीं कर सकते, यहाँ आपको नुकसान है। और उसका एक्सेप्शन भी पढ़े कि आप रजिस्टर हो ना रजिस्टर हो मतलब नहीं पड़ता, ये 5 चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को अलग रखना है दिमाग में। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए एंड कंपनी इज रजिस्टर्ड इन 2015, मतलब रजिस्टर हो गया। ABC पार्टनर था 2016 में, ए चल गया, 2017 में बी और सी एक्स को सू किया ए एंड कंपनी के नाम से, नए रजिस्ट्रेशन करवाया ही नहीं है। पुराना रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ABC 3 पार्टनर था, लेकिन ए बचा क्या, ये तो 2016 में निकल गया, और 2017 में BC केस कर रहा है पुराना रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे एक्स के ऊपर। क्या वो लोग सही कर रहे हैं? एज रिगार्ड द क्वेश्चन, ये आंसर ICI तुमसे उम्मीद कर रहा है, ये है ICI का स्टैंडर्ड, देख लो। एज रिगार्ड द क्वेश्चन वेदर इन द केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म whose business was carried on after its dissolution by death of one of the partners, a suit can be filed by the remaining partner in respect of any subsequent dealing or transaction without notifying to the register of firms the changes in the constitution of the firm
it was decided that the remaining partner should sue in respect of such subsequent dealing or transaction, even though the firm was not registered again after such dissolution and no notice of the partner was given to the registrar. यहां पे बोल रहे हैं टेस्ट अप्लाइड इन दिस केसेस वाज वेदर द प्लेंटिफ जो केस करता है, डिफेंडेंट जिस पे केस, तो जो प्लेंटिफ है जो केस कर रहा है उसको दो रिक्वायरमेंट चेक करना है एज पर सेक्शन 69। पहला, जो सूट है मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विच हैज बीन रजिस्टर होना चाहिए भैया। दूसरा, जो पर्सन सू कर रहा है वो पार्टनर है कि नहीं। ठीक है, अभी लॉ के नजर में बी और सी पार्टनर था कि नहीं था? फर्म रजिस्टर था कि नहीं था? था। फर्म रजिस्टर था, ये बोल रहा है ए बी सी 3 बंदा था, ए मर गया, क्या फिर से रजिस्टर करवाना होगा केस करने के लिए? नहीं, एक बार है ना, काफी है। ठीक है, अब एग्जांपल, अगर मानो 2017 में बी और सी एक नया पार्टनर को ले लेता और फिर केस करता बिना रजिस्ट्रेशन का, तो क्या होता? अगर एक न्यू पार्टनर आ रहा है तो रजिस्ट्रार को बताना होगा, नया रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रार को बताना है कि नया पार्टनर आया। अरे प्रोसेस देखा तो सेक्शन 58 में 6 वो चीज मांग रहा है, साइन मांग रहा है, भेजने बोल रहा है, उतना नहीं करना है, खाली एक बार नोटिफाई कर देना, एक नोटिस देके कि भैया वो नया पार्टनर आया मेरे पास, इतना शेयर उसका है, इतना कैपिटल वो लाया है, वगैरह वगैरह, दैट्स इट। तो उसको डिटेल देना जरूरी है। क्या रजिस्ट्रेशन फ्रेश होना चाहिए? नहीं। अभी मानो अगर फर्म को नहीं बताया एक्स विदाउट रजिस्ट्रेशन, ये उम्मीद है कि फर्म को बताया ही नहीं है कि डी आया, तो क्या केस वैलिड होगा? Therefore the firm cannot sue। क्यों? क्योंकि जो नया पार्टनर है उसका नाम तो है ही नहीं रजिस्टर ऑफ फर्म्स में। जो सेकंड रिक्वायरमेंट था कि पार्टनर का नाम रजिस्टर ऑफ फर्म्स में होना चाहिए, वो फुलफिल हो ही नहीं रहा है, और जब वो फुलफिल हो नहीं रहा है तो केस होगा क्या? नहीं। रिपीट द क्वेश्चन। अगर उस केस से पैसा मिलेगा तो डी में भी बटना होगा ना, क्योंकि उसके आने के बाद मिल रहा है, तो बताना होगा ना कि भैया डी आ रहा है, डी केस में मदद करेगा, डी नया पार्टनर है, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। समझ आया? ओके, देखो तुम लोग के पास किताब है, तुम लोग को फटाफट 1 मिनट का टाइम दे रहे, एक रफ रीडिंग मार लो ये हिस्सा को, ये पूरा क्वेश्चन जो था एग्जाम्पल, इसको एक रफ रीडिंग मार लो। ठीक है सर, जैसे डी न्यू पार्टनर आया तो हम उसके नाम से नहीं, हम सिर्फ बी और सी के नाम से केस करेंगे, फिर भी उसका मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है डी का? बात को समझो बेटा, मानो डी नया पार्टनर आया और हम बी और सी के नाम से केस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कल को जब पैसा मिलेगा तो डी बोलेगा ना मेरे आने के बाद पैसा मिल रहा है हमको दो, वो तो बोलेगा कि तुम्हारा जब केस किया था, तुम लोग कागज पत्र में मदद किए थे, तुमको, तुम लोग जब जाता था केस लड़ने, हम दुकान में बैठते थे, हमको मेरा हिस्सा दो। इसीलिए कोर्ट बोलता है इस टेंशन को बचाने के लिए तुम लोग पहले बता दो कि डी आया है, ताकि हम लोग जब यहाँ से भेजें पैसा तो तीनों के अकॉर्डिंग ही करवाएं डैमेज। समझ आया बात?
यस सर। अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट, डिसोल्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। इसका डेफिनेशन है पहला लाइन, द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द जूरल रिलेशन। अभी इन लोगों के बीच में एक रिश्ता है ना, उस रिश्ता को बोल रहे हैं लोग जूरल रिश्ता, ठीक है, जो कि हर पार्टनर के बीच में है। जब एक दो पार्टनर निकल रहा है, मानो कोई मर रहा है, कोई पागल हो रहा है, कोई इंसॉल्वेंट हो रहा है, दिवाला निकल रहा है किसी का, कुछ भी हो रहा है, किसी भी कारण से वो निकल रहा है, द रिलेशनशिप जो है वो चेंज हो रहा है। मानो ए बी सी डी, 4 जन था, डी मर गया, तो एक तो गया, और ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा, जिम्मेदारी का काम बदलेगा, सब बदल रहा है, लेकिन क्या फर्म डिसॉल्व हो रहा है? पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है पुराना वाला, फर्म तो है ना, दुकान तो खुला है ना, दुकान तो काम कर रहा है ना। समझो डिफरेंस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग कॉन्सेप्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग कॉन्सेप्ट है। जब सारे पार्टनर्स गिव अप कर दें तब होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब अब फर्म का नामो निशान नहीं है। अगर एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक जा रहा है, उससे फर्म को मतलब है क्या? फर्म खड़ा है ना, बहुत ठीक है। इन सच केस देयर इज प्रैक्टिस नो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर एक दो जन छोड़ रहा है तो फर्म डिसॉल्व हो रहा है क्या? नहीं, पर्टिकुलर पार्टनर गोज आउट, एक जा रहा है, बाकी तो है ना, वो लोग बिजनेस कर सकते हैं। जब एक बंदा बाहर जा रहा है वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है? वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर फर्म डिसॉल्व होगा तो मतलब पूरा फर्म गिरेगा, पार्टनरशिप सबके बीच में खत्म हो जाएगा, एक बंदा भी उसका पार्टनर नहीं बचेगा। डिफरेंस समझ में आया? नहीं समझ में आया? आगे टेबल में बता दिया। मानो फर्म डिसॉल्व हो रहा है, यानी कि सारे पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं, बिजनेस कंटिन्यू होगा, यहाँ पे बिजनेस बंद होगा, डिसकंटिन्यू होगा। जबकि अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है तो क्या बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं भैया, बिजनेस कंटिन्यू करेगा, बस एक चेंज आएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म में, मतलब चेंज आ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा थोड़ा अलग ढंग से, कैपिटल लाना ले जाना जो सब वो होगा। अगर फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो क्या कंपनी को बंद करना होगा, फर्म को बंद करना होगा? हाँ भैया, वाइंड अप करना होगा। इसके लिए सारा एसेट को बेचना होगा, जितना जो लोन लेके रखे थे फर्म के नाम पे सब सल्टाना होगा। एक पार्टनरशिप जब होता है तो उसमें ये सब चीज करना होता है? नहीं। याद करो जो लोग 11-12 में अकाउंट्स पढ़ा है, 2 अकाउंट बनता है, एक बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सारा एसेट और लायबिलिटी को बेच देते हैं, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक नया वैल्यू सेट होता है। रिवैल्यूएशन कब होता है? एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब। और रियलाइजेशन कब होता है? डिसोल्यूशन में। वही तो बता रहा है, फर्म डिसॉल्व कर रहा है तब रियलाइजेशन अकाउंट, और फर्म पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहा है तब रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहां पे कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन, यहां पे रिवैल्यूएशन। कोर्ट बोल सकता है ये फर्म बंद करो, उसको हक है। कोर्ट बोल सकता है ये पार्टनरशिप बंद करो। अरे हम 3 जन कैसे काम कर रहे हैं, आप कहीं बोलेंगे? आप कौन होते बोलने वाले? बोल सकते हैं ना उसको, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, थोड़ा इज्जत से बोलेंगे, ठीक है। अगर फर्म डिसॉल्व कर रहा है, क्या पार्टनरशिप बचा? अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व, कॉमन सेंस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रहा है, फर्म बचा, हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है अगर सारे पार्टनर हट जाएं तब फर्म डिसॉल्व होगा। अगर 2 जन भी मिलकर चला रहा है तो चलेगा, कंटिन्यू होगा। अगर फर्म डिसॉल्व कर रहा है तो किताब बंद करवाएंगे, बोलेंगे सारा एसेट दो, सब सल्टाओ, खत्म करो इस किताब को, बैलेंस को 0-0 कर दो, एसेट में 0, लायबिलिटी में 0, बैलेंस शीट 0-0 होना चाहिए। जब पार्टनरशिप खत्म हो गई, एक जन रिटायर हो गया, एक जन नया आ गया, फिर से बोलेंगे सब 0 करो, फिर से चालू करेंगे? नहीं। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग बाद में करते हैं। जूरल रिलेशन, हाँ, लीगल रिलेशन मतलब रिश्ता जो कि जूरी के अकॉर्डिंग है,
जिसका मतलब किसी कोर्ट में अगर जाए तो सब कुछ हो सकता है, ऑफिशियल। हाँ कहाँ पे कहाँ पे? ये वाला सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और नीचे उसमें है, दिखाओ। जो जो चीज नया आया है ना वो सब तो एकदम नहीं छोड़ना है। पुराना में है और इसमें नहीं है। ये एक टर्म पुराना है, ये लेट रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी। If the statement in respect of any firm is not sent or delivered to the registrar within the time specified, then the firm may be registered. मानो, सुनो इंपॉर्टेंट बात है ये। मानो अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जो रजिस्ट्रार है वो बोला कि एक बंदा का आधार कार्ड नहीं है, उसको भेजिए, और तुम नहीं भेजा, तब पेनल्टी लगेगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन के लिए। हर साल का 100 रुपया, 100 रुपया पर साल का पेनल्टी लगेगा, फिर रजिस्ट्रेशन होगा। बिना पेनल्टी के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कब? जब रजिस्ट्रार तुमसे कुछ मंगा रहा है, तुम उसको नहीं दे रहा तब। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। किसी को कोई भी टाइप का डाउट होगा, आज ये पार्ट पढ़ना है, वो वाला पार्ट नहीं भी पढ़ेगा याद हो जाएगा। ये जो पढ़ा रहे थे हम यूनिट 3 चालू करना है अच्छा से। ठीक है, टाटा बाय बाय।